अब आ गए हम प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन जो अभी हमने पढ़ा था डिफरेंस में, वो एक बार हम फिर से इसे रिपीट कर देंगे। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में पहला पॉइंट वही है कि ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। हेट्रोजीनियस नेचर, हेट्रोजीनियस नेचर। आपको इसका लॉजिक ही बताया था कि कोलाइडल पार्टिकल्स दिखने में एक जैसा लगता है, यानी थ्रू आउट सेम है, यानी दिखने में लगता है कि ये होमोजीनियस होता है, लेकिन होता ये हेट्रोजीनियस है। तो इसमें यही क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है, इसको क्यों रख दिया है हेट्रोजीनियस में। होमो का मतलब होता है कि थ्रू आउट सेम दिखना, तो ये दिखने में तो ऐसे ही लगता है थ्रू आउट सेम है, क्योंकि ना तो कहीं पे ज्यादा है कहीं ना कम है कंसंट्रेशन, लेकिन फिर भी इसको हेट्रो क्यों बोला है? क्योंकि इसके दो फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। और जिसमें डिस्पर्स फेज का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिस्पर्सन मीडियम। तो जब दोनों में डिफरेंस होगा, एक का साइज ये हो गया डिस्पर्सन मीडियम का साइज, और डिस्पर्स फेज का साइज ये हो गया, सॉरी डिस्पर्सन मीडियम का साइज ये है, डिस्पर्स फेज का साइज ये, तो बड़ा डिफरेंस हो गया। तो उन्होंने कहा डिफरेंस की वजह से हम इसको हेट्रो कह देते हैं। बाकी दिखने का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये होमोजीनियस ही होना चाहिए था, तभी इसमें क्वेश्चन आया कि होमोजीनियस है दिखने में, लेकिन हम इसे हेट्रोजीनियस क्यों बोल देते हैं। तो उसका लॉजिक क्या है इसमें कि जो साइज होता है वो डिस्पर्स फेज का साइज क्या होता है, छोटा होता है, काफी छोटा होता है। सॉरी, डिस्पर्सन मीडियम का साइज काफी छोटा होता है, इसीलिए हम इसे हेट्रोजीनियस नेचर में रखते हैं। तो पहला रीजन हो गया इसका। अब सेकंड पॉइंट इसमें आता है, सेकेंड पॉइंट इज विजिबिलिटी, यानी इसके पार्टिकल दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। देखो, इसके जो पार्टिकल होते हैं, इसके पार्टिकल को आप अगर देखना चाहते हो तो नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, ठीक है, आई से नहीं दिखते हैं ये। माइक्रोस्कोप ले आओ आप, माइक्रोस्कोप से भी इसके पार्टिकल नहीं दिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक हाई लेवल का माइक्रोस्कोप होता है, बहुत हाई लेवल का, उसे कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो इसकी हेल्प से इसे देखा जा सकता है बस, बाकी आप नहीं देख सकते। और ये भी तब होता है जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है ये, जैसे आपने लाइट पास आउट कराई तो ये स्कैटर करता है, तो उस कंडीशन में ये विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो जनरल हम ये कह सकते हैं कि इसके पार्टिकल विजिबल होते हैं केवल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से। बाकी जो और किसी भी तरीके से इसके पार्टिकल को आप नहीं देख सकते हो। तो विजिबिलिटी में होता है कि पार्टिकल को आप देख सकते हो या नहीं। तो नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप से इट इज नॉट विजिबल, ओनली इन केस ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इट इज विजिबल, या थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यू कैन सी द पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया विजिबिलिटी का, ठीक। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, देखो फिर रिपीट उसमें आ रहा है ये फिल्ट्रेशन। जैसे अभी हमने कहा फिल्ट्रेशन के लिए, तो फिल्ट्रेबिलिटी, यानी ये किससे पास आउट होगा किससे नहीं होगा। तो हमारे पास दो तरीके के पेपर होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हो गया, और एक होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी जैसे अभी हमने कहा था एनिमल मेम्ब्रेन हो जाए, ठीक, एनिमल मेम्ब्रेन, और क्या हो सकता है, पार्चमेंट पेपर हो जाए, या फिर सेलोफेन हो जाए। इसको याद रखना है, सेलोफेन भी लिखा है आपकी बुक में, सेलोफेन। तो ये सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये इससे पास आउट हो जाएगा, इसमें रुकेगा नहीं है, इससे पास आउट हो जाएगा, लेकिन इससे पास नहीं हो सकता, इससे पास नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पोर का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, इसके पोर का जो साइज होगा वो स्मॉल, कम होगा। तो इस और कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, इसीलिए ये पास आउट नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज है, अगर मैंने कहा फिल्टर पेपर से क्यों पास आउट हो गया, तो सीधी सी बात है, जो फिल्टर पेपर का जो पोर का साइज होगा वो बड़ा होता है, और जो कोलाइडल पार्टिकल है उसका साइज इसके कंपैरिजन में छोटा होता है, इसीलिए पास आउट हो जाएगा, और ये पास आउट नहीं हो पाता। तो फिल्टरेबिलिटी में क्या है, एक से पास आउट हो जाएगा, एक से पास आउट नहीं हो सकता। तो ये फिल्टरेबिलिटी भी हो गया, ये तो हम कई बार करते आ रहे हैं अभी तक भी, ठीक। तो ये तीसरा पोर्शन भी कंप्लीट होता है। चौथा पोर्शन आता है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं कि जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, इसीलिए इसे डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, यानी द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने कि ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, और तीसरा आपके पास सस्पेंशन। तो इन तीनों में से किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? अगर आपने एक बॉक्स लिया जिसमें सेम वॉल्यूम है, एक सेम वॉल्यूम है, इसके तीनों बॉक्स ले लिए, पहले बॉक्स में आपने क्या रखा है? ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे बॉक्स में कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरे बॉक्स में सस्पेंशन, और तीनों का वॉल्यूम सेम है, सबका वॉल्यूम सेम है। तो बताओ कि ज्यादा पार्टिकल किसके होंगे, यानी ज्यादा पार्टिकल जिसके होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होगी? रिप्लाई करके बताओ मुझे जरा, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन? हाँ श्रुति, वेरी गुड। और अभिषेक राइट आंसर है। कोशिश करो, सोचो जरा इसके बारे में, तब हम जैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहां पे आते हैं क्वेश्चन सोचने वाले। तो अब हम 2 डेज जो लास्ट के लेंगे, फ्राइडे सैटरडे, उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगा सारे। तो इसका आंसर है ट्रू सॉल्यूशंस। देखो क्यों होता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन का साइज क्या होता है? इसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है, इसके पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल साइज हो जाएगा। तो जितने कम होंगे साइज में उतना क्या होगा? ज्यादा पार्टिकल होंगे। ये सोचो आप कि आप 1 kg चीनी लोगे, तो चीनी के पार्टिकल का साइज छोटा है तो ये बहुत ज्यादा आ जाएंगे। और अगर आपने 1 kg बॉल ले रहे हो आप कोई इतने तरीके से, तो ये कम आएंगे क्योंकि इनका साइज बड़ा है। ठीक है, तो जिसका साइज बड़ा होता है वो कम आते हैं। तो इसमें देखो, इसका ट्रू सॉल्यूशन का साइज सबसे छोटा होता है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे। और जिसका साइज सबसे बड़ा है, इसका साइज सबसे बड़ा है, तो ये क्या होगा? इसके पार्टिकल सबसे कम आएंगे। इसका मीडियम होता है, ना तो ज्यादा ना कम, तो इसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी? मीडियम होगी, यानी ट्रू सॉल्यूशन से कम और सस्पेंशन से ज्यादा। तो ये इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज होगी आपके पास। तो अगर हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ट्रू सॉल्यूशन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन। रीजन क्या है? कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है इसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन। तो दैट इज व्हाई द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एज कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका 4th पॉइंट भी क्लियर हुआ। इसमें कोई डाउट बताओ यहां तक? ये तो हम देखो, जो चीज हमने पढ़ी है वही चीज रिपीट होती जाएगी, आगे हम पढ़ेंगे तो ये चीज रिपीट होती जाएंगी बार बार। ठीक है, तो आप देखो 5th पॉइंट में आपको बता ही देता हूं, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, अब इसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले को लायोफिलिक सॉल्ट के लिए और एक है लायोफोबिक के लिए। दोनों के लिए हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो लायोफोबिक के केस में क्या होता है? लायोफोबिक के केस में जो सॉल होता है उसका सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी सेम होती है किसके? सॉल्वेंट के इक्वल में। तो इसमें दोनों चीज सेम होती है, ध्यान रखना। लायोफोबिक के केस में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी सेम होती है, जो सॉल्यूशन की थी वही सॉल्वेंट की होगी, लगभग लगभग दोनों सेम होते हैं। लेकिन लायोफिलिक में क्या होता है? लायोफिलिक मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे डिटर्जेंट को आपने पानी में डाला, तो जैसे आप पानी में डालोगे डिटर्जेंट को तो क्या बनेगा? सॉल बन जाएगा। तो जो सॉल बनेगा वो ज्यादा विस्कस होगा ना, ज्यादा गाढ़ा होगा सॉल्वेंट से। तो जब हम किसकी बात करते हैं? विस्कोसिटी, यानी कौन गाढ़ा ज्यादा है, तो विस्कोसिटी में सॉल ज्यादा होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। और जैसे आपने डिटर्जेंट को डाला उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है?
कम हो जाता है सॉल्ट का एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में आ गया। जबकि लायोफोइक में क्या होता है, लगभग विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का दोनों का आपस में क्या होगा, इक्वल होता है अप्रोक्सीमेट। तो ये आपका 5th पॉइंट भी हो चुका है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, ये रिपीट हो गया दोबारा। ठीक है, तो 6 पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम 7 पॉइंट में, ब्राउनियन मूवमेंट। ये भी पूछ लेता है लेकिन कम आता है ये ब्राउनियन मूवमेंट। ये किसमें था, आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, इसे बॉटनी में पढ़ाता है। ये ब्रिटिश बॉटनिस्ट है, ये ब्रिटिश का रहने वाला है, बॉटनिस्ट है, यानी बॉटनी पढ़ाता था, बॉटनी का वो है ये बॉटनिस्ट। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा इसी के नाम से, इसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन तो बॉटनी में इसकी स्टडी कर रहा था, तो पोलन ग्रेन की स्टडी कर रहा था। अगर आपने पढ़ा होगा ये सेल वाले में, ये आपके बायोलॉजी में जो चैप्टर है, तो उसमें पोलन ग्रेन की स्टडी कर रहा था। जो पोलन ग्रेन का साइज होता है लगभग वो किसके आसपास होता है, कोलाइडल पार्टिकल के साइज का होता है। तो उसने एक माइक्रोस्कोप तैयार किया था, आपने सुना होगा कि पहला माइक्रोस्कोप बनाया था उस टाइम पे, क्योंकि उस समय इतना डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, चीजें ज्यादा डेवलप नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने बहुत कोशिश करके एक माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, अब उसने देखा कि ये पोलन ग्रेन कैसा रिएक्ट कर रहे हैं वाटर में। तो जैसे ही उसने इसकी स्टडी करी पोलन ग्रेन की, क्योंकि वो किसमें, बायो में होता है, तो बायो से हम केमिस्ट्री में घुस गए। देखो, तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं पोलन ग्रेन्स के या कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो जिगजैग मोशन होता है, ऐसे जा रहा है। तो अब जो स्टडी करी इसने कहा ये ऐसा क्यों हो रहा है, जिगजैग क्यों जा रहा है। जो जिगजैग होते हैं, जिगजैग मूवमेंट होता है किसका, कोलाइडल पार्टिकल्स का, जो कोलाइडल पार्टिकल्स या पोलन ग्रेन्स का इन सॉल्यूशन में जिगजैग मोशन के थ्रू जा रहे हैं। तो अब इसने अपने नाम से, ब्राउन इसका नाम था, तो ब्राउनियन मूवमेंट रख दिया अपने नाम से। सारे इफेक्ट के जो नाम होते हैं वो साइंटिस्ट के नाम से ही होते हैं, तो इसने अपने नाम से इस मूवमेंट का नाम रखा है ब्राउनियन मूवमेंट। तो उसने क्यों रखा, कि वो स्टडी कर रहा था पोलन ग्रेन की, तो उसने देखा ये कि जिगजैग क्यों जा रहा है, ये तो या तो एक सामने रहना चाहिए था, या सीधा जाना चाहिए था, जिगजैग मोशन क्यों कर रहा है। तो जो जिगजैग मोशन देखा उसने, तो इस मूवमेंट को ब्राउनी के नाम से, इस रॉबर्ट ब्राउन के नाम से ब्राउनियन मूवमेंट इसका नाम रख दिया गया। तो व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन या मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जिगजैग मोशन हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और ये कौन करेगा, केवल कोलाइडल पार्टिकल्स करेंगे, बाकी कोई नहीं करते। ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं करेगा और सस्पेंशन भी नहीं करता है। ये कौन करता है, केवल ये केवल करता है कौन, कोलाइडल पार्टिकल्स करते हैं बस। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स ही करेंगे केवल, और नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब उसने देखा ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है क्यों हो रहा है ऐसा, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि आप भीड़ में फंस गए कहीं पे, पार्टिकल साइज सेम नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, अनबैलेंस्ड बम्बारमेंट। अनबैलेंस्ड बम्बारमेंट किसके द्वारा होगा, ये बाय द डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्सन मीडियम होते हैं उसका वो क्या करता है, लगातार टकराता रहता है, किससे, कोलाइडल पार्टिकल्स से। तो कोलाइडल पार्टिकल्स तो बड़ा साइज होगा इसका, और जो आपके पास ये मीडियम है इसका साइज छोटा है, तो ये जब भी जाएंगे तो ऑटोमेटिकली टकराएंगे। और जो ये डिस्पर्स पार्टिकल है ये कम है, लेस है, और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, ये तो बहुत सारे लाखों हैं। आप इसमें देखो तो डिस्पर्सन मीडियम ही है पूरा, ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो डिस्पर्स पार्टिकल है, बाकी सारे क्या होंगे, डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो डिस्पर्सन मीडियम तो क्या है, पानी तो घूमता रहेगा। अब पानी का पार्टिकल एक सामने रह सकता है क्या, खुद सोचो आप, कि जो पानी का पार्टिकल है यहाँ पे आपने बैठा के रखा कि कहीं नहीं जाना, तो ये यहीं पे बैठा रहेगा क्या, नहीं बैठ सकता, ये क्या करता है, घूमता रहता है। अब घूमेगा तो ये किससे टकराएगा, इस डिस्पर्स पार्टिकल से, क्योंकि तो बड़ा साइज है ना, ये तो बड़ा साइज है तो रास्ते में आएगा ही आएगा, और एक नहीं आएगा, कई टकराते रहेंगे इसको, कोई इधर से टकरा गया, कोई इधर से टकरा गया, कोई इधर से, तो इसे कहते हैं अनबैलेंस्ड बम्बारमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है,
अनबैलेंस बम्बारमेंट होता है। तो जो अनबैलेंस बम्बारमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, ये जिग-जैग मोशन करने लगता है। जैसे अनबैलेंस बम्बारमेंट का मतलब यहाँ से ये पार्टिकल टकराए तो ये क्या होगा, यहाँ से खिसक के इधर चला गया, बेचारे को वहां भी नहीं रहने दिया, यहाँ से भी लोग आकर टकरा रहे, फिर ये यहाँ गया बेचारा, जैसे धक्का मारा यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ। तो हालत तो इसकी बुरी है, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है कि इसको बहुत मजे आ रहा है कि इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, लेकिन वो उधर घूम नहीं रहा है, वो उसकी मजबूरी है, लोग धक्का दे रहे हैं उसे। एक जो पार्टिकल है, एक पूरा का पूरा ग्रुप धक्का दे रहा है इसको, यहाँ से तो यहाँ पहुंचा, बेचारे को यहाँ पे भी नहीं रहने दिया, यहाँ से भी धक्का दे दिया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ भी धक्का दे रहे, फिर इधर पहुंच गया, फिर यहाँ से भी धक्का दे रहे, और तुम सोचो ये जिगजैग मोशन कर रहा है, ठीक है। तो जिगजैग मोशन नहीं है, वो उसकी मजबूरी है, उसको वो नीचे भी नहीं बैठ सकता है। नीचे क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे इसमें माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो माइनस माइनस आपस में कभी रह नहीं सकते, तो ये रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये दोनों, ये तो दूर दूर भागने चाहेंगे, और यहाँ से डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल आपको जीने नहीं देंगे, ये आपको धक्का देते जा रहे हैं, तो उससे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड, क्योंकि बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड बम्बारमेंट होता है बाय द पार्टिकल, इस पार्टिकल में होता है, किसकी वजह से, पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल हैं वो कंटिन्यूअसली आप पे क्या करते रहेंगे, अनबैलेंस्ड बम्बारमेंट करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, आप जिगजैग मोशन करेंगे। तो ये इसका रीजन हो गया। अब ये समझ में आया कि नहीं, रीजन बताओ, रिप्लाई करो मुझे। इसमें आ सकता है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं कई बार, तो बोलेगा कि बताओ ये ब्राउनियन कोलाइडल पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन शो क्यों करता है, व्हाई द कोलाइडल पार्टिकल्स शो ब्राउनियन मूवमेंट। तो बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड बम्बारमेंट बाय द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्सन मीडियम होते हैं, इसके पार्टिकल क्या करते हैं, अनबैलेंस्ड बम्बारमेंट करते रहेंगे, इसमें ऊपर से बहुत ज्यादा बम्बारमेंट होती रहेगी, जिसकी वजह से इसका मोशन क्या हो जाएगा, जिगजैग होगा। दिखने में आपको लगेगा इस तरीके से, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है कि अंदर के पार्टिकल उसे क्या कर रहे हैं, बम्बारमेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये? इन्हीं के बीच से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग टाइप तैयार रखना आपने। यस नो, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, इसी में से आता है, ये रीजनिंग टाइप ही आते हैं, इसीलिए मैंने कहा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो मैं आपको जितने भी पॉइंट बता रहा हूं उसको लॉजिकली दे देते हैं वो, कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई, ये ऐसा क्यों हुआ, व्हाई। जैसे मैंने कहा स्टेबिलिटी, तो वो बोलेगा कि बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, क्यों है ये स्टेबल, जबकि ये जो, जैसे हम लायोफोबिक की बात करते हैं, तो लायोफोबिक तो क्या है, ये बनाना नहीं चाहते सॉल्यूशन, फॉबिक का मतलब जो हेट कर रहा है, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है, क्यों है, ये ऊपर ही घूम रहा है, फिर भी सॉल्यूशन बना के रख रहा है यहाँ पे, ये नीचे नहीं बैठ रहा है, पीपीटी नहीं बन रहा है, और इसका साइज भी बड़ा है बेचारे का, और ये तब भी नीचे नहीं आ रहा है, थक नहीं रहा है, क्यों, वाई कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल। स्टेबल क्यों होता है, बड़ा साइज होगा, आपने सुना है कि जो बड़ा साइज होगा तो नीचे बैठ जाता है, तो इन आके यहाँ नीचे बैठ जाएगा, एक टाइम में तो बैठेगा ही, लेकिन ये बैठता ही नहीं है नीचे, यानी इसका पीपीटी फॉर्म्ड नहीं होती है, प्रेसिपिटेट नहीं बनता इसका, क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर ये होता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, चार्ज, यानी प्लस या नेगेटिव, यानी चार्ज हो जाएंगे, और जैसी चार्ज होंगे उसकी वजह से क्या होगा कि ये सेम चार्ज, जो सेम चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे, और जब रिपेल करने की वजह से क्या होगा, अब ये एक सामने आ नहीं सकते, तो ये बॉटम में कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि माइनस माइनस एक साथ आ नहीं सकता कभी भी, तो कोलाइडल पार्टिकल एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। रीजन क्या है कि उसके पास चार्ज होगा, सपोज नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, तो ये जितना दूर हो सकता है उतना दूर जाएंगे, एक यहाँ माइनस है तो दूसरा इतनी दूर रहेगा, उससे पास नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ रिपल्सन। और रिपल्सन क्यों हुआ, सेम चार्ज की वजह से, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल इसमें होंगे सब में क्या होगा, सेम चार्ज होगा, अगर एक में नेगेटिव है तो सब में नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे एक दूसरे को, रिपल्सन होगा,
ये कभी भी पास नहीं आ सकते। इसीलिए इनका साइज बड़ा होते हुए भी, इनका साइज बड़ा है, अगर आप नॉर्मल में रखोगे तो नीचे बैठ सकता है ये, लेकिन चार्ज की वजह से, सेम चार्ज होने की वजह से ये आपस में कभी आ ही नहीं सकते, रिपल्सन की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलाइडल पार्टिकल्स कैसे होते हैं? चार्ज होते हैं, और सेम चार्ज आपस में क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। इसीलिए कोलाइडल पार्टिकल क्या होता है? स्टेबल होता है। अब बताओ मुझे, ये रीजन आया समझ में? तो इसमें ऐसी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो रीजनिंग टाइप हो, कैसा भी क्वेश्चन होगा, वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं बस, लेकिन आंसर आपको एक जैसे लिखने होंगे। तो इसे रिप्लाई करके बताओ मुझे, ये आया समझ में या नहीं आया? बताओ, यस नो। आगे बढ़ जाऊं? स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो कंपाउंड बना रहे, खराब ना हो। ठीक है, जो चीज बैठती नहीं है तो हम बोलते हैं स्टेबल है। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज आप सॉल्यूशन बना रहे हो, और सॉल्यूशन में आपने शुगर सॉल्यूशन बना दिया, तो शुगर सॉल्यूशन में अगर शुगर के जो पार्टिकल है सारे नीचे बैठ गए, तो फिर वो सॉल्यूशन में रहा नहीं, तो उसे कहेंगे हम अनस्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल है। लेकिन वो सॉल्यूशन में रहता है तो उसे कहेंगे हम उसकी स्टेबिलिटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। चार्ज कैसे डेवलप होता है? चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स होता है, उसमें चार्ज कैसे डेवलप होता है? ठीक है, यानी ओरिजिन ऑफ चार्ज होता कैसे इसमें? ओरिजिन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के लिए मैंने आपको बताया था एक रूल हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो होता है प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। बहुत सारे इसके तरीके हैं, लेकिन इसमें एक है प्रिफरेंशियल प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। देखो इसे समझाता हूं मैं आपको। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोलाइडल सॉल्व बनाना है, जैसे हमने डबल डिकम्पोजिशन से बनाना है, तो मैंने क्या किया, AgNO3 ले लिया, प्लस KI मिला दिया। ठीक है, अब इसमें से आपको देखना है कि ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, AgNO3 की है या KI की है। ठीक है, अगर मैंने केस फर्स्ट ले लिया सपोज, और केस फर्स्ट में मैंने कहा आपको कि KI मैंने एक्सेस में ले लिया, ये ज्यादा ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो डबल डिकम्पोजिशन होती है, ये रूल आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी ये ऐसी रिएक्शन होगी। ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस के साथ, ये प्लस वाला माइनस के साथ, तो ये बनता है AgI और KNO3। ठीक है, इसमें AgI होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, ये बन गया आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इसमें प्लस चार्ज होना चाहिए या माइनस चार्ज होना चाहिए? इसके लिए हम देखेंगे कि एक्सेस में कौन है। ठीक है, सपोज इसके 50 मॉलिक्यूल है, इसके 60 मॉलिक्यूल है, तो ये 50 इसके 50 के साथ कंबाइंड हो जाएगा। अब के आई एक्सेस में, यानी के आई ज्यादा है, तो 10 के आई अभी भी क्या है, फालतू घूम रहे हैं। तो अब ये के आई, अब मैंने कहा था इसमें से प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन कौन सी चीज होगी, जो कॉमन आयन होता है, जो कॉमन आयन होगा वो प्रिफरेंस होता है, उसको प्रिफरेंस दिया जाता है, यानी वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एडजॉर्ब हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है, इसका स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है किसी भी बुक में। तो AgI होता है जो, AgI में से कॉमन क्या है यहाँ पे, KI में से I कॉमन है, और I में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो कहता है कि जो इसमें से क्या है, कॉमन है, वो इसके सरफेस में एडजॉर्ब हो जाता है। इसीलिए तो इसे इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम, एडजॉर्प्शन का मतलब होता है एडजॉर्ब हो जाना। तो अब ये माइनस आई इसके चारों तरफ से एडजॉर्ब हो जाता है, यानी एक कैसा सॉल्व बन गया, नेगेटिव सॉल्व बन गया। तो इस तरीके से इसमें चार्ज को हम डेवलप करते हैं, यानी कि इस तरीके से कोई भी जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है, प्लस या माइनस का। जैसा अभी हमने कहा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज वाले होंगे, और चार्ज की वजह से वो कभी भी पास नहीं आ सकते, इसीलिए वो स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये बन गया नेगेटिव सॉल्व। अगर मुझे चाहिए पॉजिटिव सॉल्व, तो मैं क्या करूंगा, देखो पॉजिटिव सॉल्व करिए, देखो यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, AgNO3 लिया और उसमें KI मिलाया,
लेकिन अब की बार मैंने केस चेंज कर दिया, केस सेकंड। अब केस सेकंड में मैंने AgNO3 को क्या ले लिया, एक्सिस ज्यादा ले लिया। अब की बार 60 मॉलिक्यूल इसके लिए और 50 इसके लिए। तो क्या होगा, 50 और 50 दोनों आपस में मिलेंगे, AgI बना देंगे और KNO3 बन जाएगा। तो इसमें ये सॉल्व है। लेकिन यहाँ पे इसके जो 10 पार्टिकल हैं, यहाँ पे 10 AgNO3, वो तो क्या है, सॉल्यूशन में घूम रहे होते हैं। तो ये सॉल्यूशन में घूम रहे हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है और ये AgI है, इसमें कॉमन क्या है, देखो AgI और AgNO3 में से Ag है जो वो कॉमन है दोनों में, क्योंकि ये आयंस में टूट जाता है कभी भी, AgNO3। तो ये जो Ag है ये इसमें एडजॉर्ब हो जाएगा। तो Ag में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो ये इसके सरफेस में एडजॉर्ब हो जाता है, इसीलिए हम इसे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये सरफेस जो सारी प्रोसेस है, फिनोमेना है, ये सरफेस वाली है। ये चार्ज डेवलप क्यों हुआ, इस सरफेस में एडजॉर्प्शन की वजह से। जो कॉमन आयन होगा वही एडजॉर्ब होता है हर हमेशा। जैसे AgNO3 और AgI, तो इसमें से कॉमन क्या है, Ag है, और Ag में कौन सा है, प्लस चार्ज। इस तरीके से ये पॉजिटिव सॉल्व बन गया। तो आप पॉजिटिव भी बना सकते हो, नेगेटिव भी बना सकते हो। शर्त क्या है कि जो कॉमन आयन होना चाहिए वो उसी का डालो आप, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव का डालो आप कॉमन आयन, अगर आपको प्लस का चाहिए तो प्लस का कॉमन आयन डालो आप। तो वो सॉल्यूशन है जो आपका ये सॉल्व है, वो उसी अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से वो कहता है कि किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज डेवलप होने का जो मेन रीजन है वो ये है। जैसे अभी हमने डायरेक्ट बताया आपको कि इसमें प्लस चार्ज है या इसमें माइनस चार्ज है। तो जो माइनस और चार्ज प्लस चार्ज डेवलप कैसे हो रहा है, तो डेवलप होने का रीजन ये है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होगा। जैसे उसने भी पूछा था एक क्वेश्चन आर्यन ने कि ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या होगा। जैसे क्लाउड होता है, ये बादल होते हैं, मैंने कहा था आपको ये हाईजैक हो जाते हैं, ठीक है। तो चाइना इसको बहुत ज्यादा यूज करता है, कहीं भी बारिश करानी हो करवा सकता है वो, ये टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे क्लाउड, आपके पास क्लाउड भी एक तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, जैसे मैंने कहा कि इसमें प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज वाला कोलाइड ले लिया मैंने, ठीक। अब मैं इसको अनस्टेबल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जैसे NaCl डाल दिया मैंने। तो Na प्लस चार्ज, Cl माइनस चार्ज। अब होता क्या है, जैसे ये माइनस चार्ज प्लस के साथ आएगा, ये इसे क्या करेगा, न्यूट्रल कर देता है। तो इसका चार्ज खत्म कर दिया। आपने बड़ी मेहनत से क्या किया, चार्ज डेवलप किया, और इसने थोड़ा सा क्या किया, आपके दुश्मन आया कोई और उसने तुरंत इसमें NaCl मिला दिया। आपने बड़ी मुश्किल से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया था, ठीक। उसके बाद फिर कोई आया, उसने तुरंत उसमें सॉल्ट मिला दिया, NaCl या कोई भी सॉल्ट मिला दो, इलेक्ट्रोलाइट मिला दो। अब क्या होगा, प्लस होगा। तो ये Cl इसके पास गया, तो प्लस और Cl मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल बना देंगे। ये न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, सारे के सारे अब क्या हुए, नीचे बैठ गए, यानी अनस्टेबल हो गए। तो इसका चार्ज खत्म हुआ, और जैसे ही चार्ज खत्म होगा ये पीपीटी बन जाएगा इसका, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन में रह नहीं सकते बड़े साइज की वजह से। और पहले क्यों थे, मजबूरी की वजह से। मजबूरी क्यों है, क्योंकि प्लस प्लस कभी भी पास आ नहीं सकता है। और जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डाला उसमें, या इलेक्ट्रोलाइट पड़ा उसमें, तो क्या होता है, प्लस माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, पीपीटी बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट को निकालो उससे बाहर, नहीं तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा। अब बताओ कैसे बन सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन इससे। कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए मेन चीज क्या की हमने, जैसे प्लस चार्ज है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, अब चाइना यही टेक्नोलॉजी करता है। वो क्या करता है कि जैसे क्लाउड है यहाँ पे, वो एरोप्लेन के थ्रू जाता है यहाँ ऊपर, और यहाँ क्या करेगा कि जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको स्प्रे करा देता है यहाँ से। यहाँ देखो उसकी टेक्नोलॉजी, अब हमारे पास यहाँ हम यूज नहीं करते इंडिया में, लेकिन जो और कंट्री होती है जो डेवलप होती है, ये क्या करती है, जो ये क्लाउड आपके पास सोचो, ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट को स्प्रे करा देगी। अब जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जो ये कोलाइड होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रोलाइट जाएगा, ये से क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल करने से क्या होगा, पीपीटी होगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ अटके पड़े थे बादलों में, वो नीचे गिरने स्टार्ट होते हैं और बारिश हो जाती है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग करना। तो ये आर्टिफिशियल रेनिंग है, तो ये सारा तरीका है, कुछ नहीं है देखो। लेकिन जब आप सुनते हो कि यहाँ पे आर्टिफिशियल रेनिंग हो चुकी है, तो हमें लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है। और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसमें, सिर्फ क्या है कि वो जो एरोप्लेन होता है उसके थ्रू आप
वहां जाते हो जहाँ पे क्लाउड इकट्ठा है आपके एरिया में, और वहां पे आप क्या करोगे, इसे स्प्रे कराते हो आप। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट को स्प्रे कराओगे, अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइट में प्लस माइनस चार्ज होगा, अगर सपोज करो इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसको प्लस वाला इसके साथ कंबाइंड होकर न्यूट्रल कर देगा, और अगर सपोज करो नेगेटिव सॉरी प्लस कोलाइडल पार्टिकल्स है तो इसको नेगेटिव वाला कंबाइंड होकर न्यूट्रल कर देता है, और ये नीचे गिरने लगते हैं। इस तरीके से लगता है हमें बारिश हो गई है। तो ये इसे नाम देते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग। आपने सुना है इसका नाम कभी भी कि आर्टिफिशियल रेनिंग कराई गई है, एक एरिया लिया उसमें आर्टिफिशियल रेनिंग कर दी। तो वो कुछ नहीं है, वो देखो ये सिंपल इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है कि हमें पता है कि जो भी क्लाउड होगा आपके पास वो कौन सा होता है, वो सारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं। अब कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, आप ऊपर गए और आपने एक इफेक्टिव, जो अभी आपको रूल बताऊंगा, एक रूल जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, किससे बहुत ज्यादा अच्छी बारिश हो सकती है। तो आपने ऊपर गए, स्प्रे कराया इलेक्ट्रोलाइट की, क्लाउड पीपीटी बना, नीचे गिरने लग गया, तो ये आर्टिफिशियल रेनिंग हो जाती है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट बताओ? एनी सर ये डाउट? रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दो, ये आर्टिफिशियल समझ नहीं रेनिंग आया, तो ये, मतलब रेनिंग वाला जो बता रहे थे अभी आर्टिफिशियल। अभी मैंने क्या कहा आपको, क्लाउड कैसा होता है? क्लाउड होता है कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे होते हैं? हमेशा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज, यानी उसमें प्लस होगा चार्ज या माइनस चार्ज। अच्छा सपोज करो कि जो क्लाउड होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होगी, तो ये सारे के सारे क्लाउड नेगेटिव घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव घूम रहे हैं, आपने ऊपर से क्या किया, गए आप एरोप्लेन से और यहाँ पे आपने क्या किया, स्प्रे कराते हैं हम लोग, स्प्रे हमने करा दिया NaCl का, या अभी आगे बताऊंगा इफेक्टिव कौन सा होता है ज्यादा, लेकिन सपोज NaCl करा दिया, इसकी स्प्रे कराई हमने। तो जैसे हम NaCl को स्प्रे कराते हैं, ये Na प्लस इस माइनस के साथ मिलके इसे क्या करेगा, न्यूट्रल बना देता है। देखो प्लस माइनस आपको पता है, प्लस और माइनस अगर आपस में कंबाइंड हो गए तो ये क्या बन जाता है, न्यूट्रल। तो अब क्लाउड बचा नहीं क्या बन गया, ये न्यूट्रल बन गया। अब न्यूट्रल होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा नहीं, तो ये क्या होते हैं, अब यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपको बूंद बूंद के फॉर्म में दिखते हैं, यानी बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप गए, आपने स्प्रे किया, वैसे ये पार्टिकल क्या होंगे, पीपीटी हो जाती है, नीचे गिरने लगते हैं और आपको बारिश दिखाई देगी कि बारिश हो गई। तो उससे कहते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली करवाया हुआ है इससे, ये किसी मैन ने करवाया है, तो इसीलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल रेनिंग। तो ये करवा सकते हैं कोई भी, ये केवल क्या है, बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है। सर आवाज नहीं आ रही, अटक अटक। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, हाँ, अब आया समझ में कि नहीं आई है? आया कि नहीं आया है समझ में? आर्टिफिशियल रेनिंग, ये एप्लीकेशन में भी बताऊंगा मैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। सर स्टेबिलिटी का मतलब है स्टिल रहना, स्क्रीन हाँ में नहीं दिख ये रही, जगह पे, मतलब खुल कि रही। सॉल्यूशन में बने रहना। स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में बने रहना। कोई भी चीज अगर सॉल्यूशन के ऊपर है तो हम बोलेंगे स्टेबल है। जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया और ये पार्टिकल सॉल्यूशन के ऊपर है तो हम बोलेंगे स्टेबल है, और ये नीचे आ गया, पीपीटी बन गया, तो हम बोलेंगे अनस्टेबल है। ये नीचे आ गया तो इसका मतलब अनस्टेबल है, और अगर ऊपर है तो स्टेबल है। जैसे आपने सैंड डाला पानी में, तो पानी ऊपर रहता नहीं है, सैंड सैंड कहाँ आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा, तो आप कहते हो ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो अनस्टेबल का मतलब सॉल्यूशन में नहीं है, उसके पार्टिकल बॉटम में या पीपीटी बन गए, तो उसे कहते हैं अनस्टेबल। और जब सॉल्यूशन में होगा तो उसे कहेंगे स्टेबल। कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो और कल आपको इसकी टेक्नोलॉजी बताई जाएगी कि इससे और क्या क्या चीजें हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपने सुना नहीं होगा, वो इसके थ्रू आराम से सॉल्व हो जाती है। ये तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है बस। तो बताओ, एनी डाउट? कोई आपके दिमाग पे इतने तक क्वेश्चन हो कोई भी? बताओ। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप कॉम्पिटिटिव के भी आगे इसमें, तो उसमें देखो आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि करना क्या है इसमें। पहले मैं आपको दूंगा, फिर मैं उसे सॉल्व कराऊंगा आपको पूरा। तो आज मैं भेजूंगा आपको, पहले एनसीईआरटी लेवल के हैं, फिर थोड़ा हाई लेवल के भेजता हूँ। ठीक है, तो आज हम यही ऑफ कर रहे हैं मीटिंग को। ठीक है, बाय बाय एंड हैव अ
नाइस डे।